हेलो दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि कौन से ऐसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो हमें इन्वेस्टिंग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। चलते हैं हमारे मॉड्यूल नंबर 3 के ऊपर, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस को दर्शाता है। ये स्टेटमेंट्स इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स और स्टेक होल्डर को कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो कैसे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिसके द्वारा हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है बैलेंस शीट। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है एक स्पेसिफिक डेट पर। इसमें कंपनी के एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं और इक्विटी को शो किया जाता है। एसेट मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री और कैश जैसे एसेट्स, और लायबिलिटीज होते हैं कंपनी के डेब्ट्स, लोन, क्रेडिटर्स को दिए गए ऑब्लिगेशन, जितने भी उन्हें खर्चे करने होते हैं, पैसे देने होते हैं, वो सब कुछ लायबिलिटीज में आ जाते हैं। इक्विटी मतलब क्या कि कंपनी की शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग कितनी है उनकी। जब भी हम इन्वेस्ट अगर कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर दे तो उस पर हमें रिटेन अर्निंग कितनी होती है और रिजर्व्स कितने होते हैं, ये सब कुछ हमें इक्विटी पे हमें दिखाया जाता है, ये सब कुछ हमें बताया जाता है। जब इनकम स्टेटमेंट की बात आती है, तो इनकम स्टेटमेंट एक कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दर्शाता है एक स्पेसिफिक पीरियड में। इसमें कंपनी की रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और नेट इनकम को दिखाया जाता है। रेवेन्यू कंपनी की जो भी रेवेन्यू है, इसमें कंपनी की सेल्स है, सर्विसेज है और अदर भी इनकम होते हैं। अब एक्सपेंसेस में आए तो कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, टैक्सेस है और इंटरेस्ट पेमेंट्स है। नेट इनकम में देखिए, कंपनी का प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ये सब कुछ हमें पता चलता है नेट इनकम में। अब ये इनकम स्टेटमेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी अगर 1 रुपया कमाने के लिए एक कंपनी कितना पैसा है वहां पे डाल रही है, ये सब कुछ हमें कहाँ से पता चलता है? इस मॉडल से पता चलता है कि रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंसेस कितने हैं और नेट इनकम कितना है। चलते हैं कैश फ्लो के ऊपर। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक कंपनी की कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को दर्शाता है कि उस कंपनी में कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे जा रहे हैं इन द एनी स्पेसिफिक पीरियड। इसमें कंपनी की ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज रहती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है कि कंपनी की कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज से रिलेटेड इसके कोर बिजनेसेस, मतलब किसी भी ऑपरेशंस के लिए कितने पैसे लगते हैं और उसके वही कैश फ्लो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए जितना पैसा लगता है वो यहाँ पे दिखाया जाता है। इसी के साथ साथ कंपनी की कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज से रिलेटेड उसके कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स है, क्योंकि जब भी कंपनी में कोई भी पैसा अगर जनरेट होता है तो उसे इन्वेस्ट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी पता होनी बहुत जरूरी होती है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है कि कंपनी की कैश इनफ्लोज और आउटफ्लो से रिलेटेड कि उसके फाइनेंसेस कैसे मैनेज किए जाते हैं और कौन करता है, कैसे होते हैं, ये सब कुछ हमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज में समझ आता है। तो अब हम लोग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से हैं ये तो पता चल गया। ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक कंपनी की फाइनेंशियल हित को, परफॉर्मेंस को समझाने में मदद करते हैं। इन्वेस्टर जो भी होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो इसी स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल्स में डिसीजन लेने में मदद करते हैं। अब समझते हैं हम अंडरस्टैंडिंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। कंपनी की अगर टोटल इनकम होती है उसके प्रोडक्ट या फिर सर्विस की सेल से, तो उसे रेवेन्यू कहा जाता है। और कंपनी की इनकम होती है जब उसके रेवेन्यू से घटकर उसके एक्सपेंसेस और टैक्सेस, जो भी एक्सपेंसेस है उसे खर्चे निकाल के जो भी बचती रकम है उसे प्रॉफिट कहा जाता है। और दो टाइप आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है कि कंपनी की इनकम होती है जो उसके रेवेन्यू से घटकर उसके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के बाद बचती है।
मतलब जितना भी खर्चा उनके गुड्स या फिर कुछ भी अगर कोई सर्विस है वो देने के बाद जितने बचते हैं वो सब कुछ होता है ग्रॉस प्रॉफिट। और कंपनी की इनकम होती है जिससे उनके ग्रॉस प्रॉफिट से घटकर फिर बाद में उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, टैक्सेस है और इंटरेस्ट पेमेंट्स को निकालने के बाद जो भी रकम बचती है उसे नेट प्रॉफिट कहा जाता है। क्योंकि उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो यदि कंपनी की रेवेन्यू 10 लाख रुपए की है और उसके कॉग्स यानी उनके जो भी रेवेन्यू में जो भी प्रॉफिट जो कटिंग हम करते हैं उसे कॉग्स कहते हैं। कॉग्स मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो कॉग्स कट कर कर अगर 4 लाख रुपए है तो उसकी ग्रॉस प्रॉफिट है 6 लाख रुपए। यदि उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फिर से 1 लाख रुपए हुए हैं और टैक्सेस 1 लाख रुपए हैं तो उनकी नेट प्रॉफिट उन 6 लाख से 2 लाख घटकर 4 लाख रुपए होगी। इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों ही कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शाते हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट कंपनी की एक्चुअल इनकम को दर्शाती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी अगर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, अगर कोई गुड्स बेस्ड इंडस्ट्री है तो उसमें कभी कभी टैक्सेस के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसके लिए उस कंपनी का नेट जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो नेट प्रॉफिट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम समझते हैं कि डेब्ट एंड लायबिलिटीज कौन से होते हैं, डेब्ट्स और कौन से होते हैं लायबिलिटीज। कंपनी की लोन या फिर उधारी होती है जो उसने अपने बिजनेस को चलाने के लिए ली है, तो उन्हें कहा जाता है डेब्ट। और कंपनी की जिम्मेदारियां कुछ होती है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जो उसने अपने बिजनेस को चलाने के लिए लिए हैं, जैसे कि लोन, टैक्सेस या फिर एम्प्लॉय बेनिफिट, वो होते हैं लायबिलिटीज। डेब्ट कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कंपनी को अपने बिजनेस को चलाने के लिए फंड्स प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर कंपनी का डेब्ट बहुत ज्यादा है तो ये कंपनी के लिए रिस्क बन सकता है, क्योंकि जितने ज्यादा कर्ज है उतने ज्यादा इंटरेस्ट और उतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। अब अगर हम दो कंपनियों का उदाहरण ले तो देखिए, अगर कंपनी ए है जो हाई डेप्ट में है, जिनका रेवेन्यू में भी 100 करोड़ रुपए है, लेकिन उन पर डेप्ट अगर 80 करोड़ का है, तो उनपे इंटरेस्ट पेमेंट कितना आ जाता है, 10 करोड़ रुपए का उनको इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। फिर बाद में सारे एक्सपेंसेस निकाल के उन्हें सिर्फ कितने, 5 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट बचता है। और अगर कंपनी बी है जो लो डेप्ट में है, मतलब उनपे कम डेप्ट है, तो अगर वो कंपनी का रेवेन्यू है 100 करोड़ रुपए और डेप्ट है उनपे 20 करोड़ रुपए, पहले वाले कंपनी में 80 करोड़ का डेप्ट था, अब इस कंपनी में अगर सिर्फ 20 करोड़ का ही डेप्ट है और इंटरेस्ट पेमेंट उनका सिर्फ जाएगा 2 करोड़ रुपए, मतलब उनका नेट प्रॉफिट होता है 15 करोड़ रुपए। इन दोनों कंपनियों की तुलना से हम देख सकते हैं कि कंपनी बी की डेप्ट कंपनी ए की डेप्ट से कम है, तो इसके कारण कंपनी बी की इंटरेस्ट पेमेंट भी कम है और उसकी नेट प्रॉफिट ज्यादा है। ये दर्शाता है कि कम डेप्ट वाले कंपनियों की फाइनेंशियल हेल्थ काफी ज्यादा बेहतर होती है। तो इसके लिए जब भी हम कहीं पे इन्वेस्ट करें तो डेप्ट हमें कितना है कंपनी पे वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पे लायबिलिटीज कौन कौन सी है ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो। अब कैश फ्लो का बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है इसके बारे में अब हम समझते हैं कि कैश फ्लो एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शाता है। ये कंपनी की इनकम और एक्सपेंसेस के बीच का अंतर होता है। तो कैश फ्लो मतलब क्या है, देखिए अभी, हाउ इट अफेक्ट। कैश फ्लो एक कंपनी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंपनी को अपने ऑपरेशन एक्सपेंसेस, डेब्ट रीपेमेंट और ग्रोथ इनिशिएटिव्स के लिए फंड प्रोवाइड करता है। जब तक हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा, हम कहीं पे भी खर्चा उठा नहीं सकते या फिर बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते या फिर हमें बिजनेस बढ़ा नहीं सकते। तो इसके लिए कैश फ्लो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ये समझे कि यदि कोई कंपनी की सेल्स 10 लाख रुपए है लेकिन उसके कैश फ्लो में प्रॉब्लम है, तो ये कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस को सामना करना पड़ सकता है। मतलब कोई भी अगर कैश फ्लो ही नहीं है तो कैसे बिजनेस बढ़ेगा। तो वहां पे कोई भी प्रॉब्लम्स जल्दी क्रिएट हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कभी-कभी कस्टमर की धीमी पेमेंट की से कंपनी को कैश फ्लो में प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब अगर कोई भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे कभी-कभी कस्टमर क्या करते हैं, आफ्टर सर्विस पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। कंपनी की इन्वेंट्री में उच्च लेवल से कंपनी को कैश फ्लो में प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कहीं पे भी इन्वेंट्री में अगर उन्होंने पैसे डालने हैं, कहीं पे भी हमें उन्हें पैसे देने हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और कंपनी के उच्च एक्सपेंसेस से कंपनी को कैश फ्लो में प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब अगर कंपनी बहुत ज्यादा पैसे कहीं पे खर्च कर रही है तो उससे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है और इससे पूरा ओवरऑल बिजनेस की हेल्थ पे अफेक्ट करेगा।
अब देखिए, अगर कैश फ्लो के क्राइसिस के कारण कंपनी को कोई कोई भी अगर इम्पैक्ट होता है, तो उसका सामना कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर कंपनी क्या करती है कि हम लोग अगर वहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे, तो वो क्या करती है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कंपनी को क्या होता है, कैश फ्लो ना होने की वजह से कंपनी की रेपुटेशन और क्रेडिट स्कोर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसी के साथ-साथ उनके ग्रोथ में भी रुकावट आती है, क्योंकि वो एक्सपैंड ही नहीं कर पाते। और उसी के चलते वो कभी भी किसी और कंपनी से कंपटीशन भी नहीं कर पाते, और इसी वजह से मार्केट में उनके शेयर पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, और काफी टाइम पे शेयर्स भी नीचे लेवल पे आ जाते हैं। और कंपनी को लिक्विडेशन का भी सामना करना पड़ सकता है, जिससे कंपनी की एसेट को बेचकर डेब्ट को रिपे किया जा सकता है। अगर कंपनी को किसी भी ऐसे कैश फ्लो के क्राइसिस से बचना है, तो कंपनी कुछ तरीके अपनाती है। जैसे कि कंपनी को कैश फ्लो फोरकास्टिंग करके अपने फ्लो कैश का फ्लो मैनेज करना चाहिए। कंपनी को अकाउंट से रिसीवेबल मैनेजमेंट करके अपने कस्टमर से जल्दी पेमेंट लेने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी जितना हो सके उतना पैसा अगर किसी पे के पास उधार रहता है, तो वो न रहते हुए पैसा खुद का निकाल लेना चाहिए। कंपनी को इन्वेंट्री मैनेजमेंट करके अपने इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, और उसी के साथ साथ कंपनी को एक्सपेंसेस मैनेजमेंट करके अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी बिजनेस मॉडल की बहुत ज्यादा ग्रोथ दिलानी है, तो उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कैश फ्लो। तो ये हमने देखे कि कैसा कैश फ्लो किसी भी बिजनेस के रोल मॉडल पे अफेक्ट करता है, और कैसे कैश फ्लो के जरिए उनके बिजनेस हेल्थ भी डिपेंड रहते हैं। हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे की रेशियोज है जो हम लोग बिगिनिंग में हमें इन्वेस्टिंग के दौरान हमें याद रखने जरूरी है, हमें पता होने जरूरी है। तो सबसे पहले आता है पी रेशो। पी रेशो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये रेशो दर्शाता है कि अगर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 1 रुपया अगर हम कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है जो अप्लाई किया जाता है, जैसे कि शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो उसके लिए पी रेशो का मतलब है कि इन्वेस्टर कंपनी के भविष्य के लिए क्या उम्मीद रखते हैं, अगर उन्हें कितना पैसा कमाना चाहता है, मतलब कोई भी अगर कंपनी में 1 रुपया कमाना चाहता हो, तो उसके बदले वो कितना रुपया उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, ये होता है पी रेशो। अब आरओई जो होता है वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी ये दर्शाता है कि एक कंपनी कितना लाभ अपने शेयर होल्डर्स के लिए जनरेट कर रही है। मतलब हम अगर कोई भी, मतलब 100 रुपीज या 1000 रुपीज अगर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बदले में हमें कितना पैसा मिल रहा है, वो होता है आरओई। मतलब आरओई का मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अब है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमें ये दर्शाता है कि एक कंपनी कितना कर्ज अपने शेयर होल्डर्स के लिए के इक्विटी के साथ कंपेयर रख करता है। मतलब उसमें डेब्ट कितना है, और जितना भी अगर हम कमाई कर रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें से वो डेब्ट के रिपेमेंट के लिए जाएगा, मतलब वो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ये हमें बताता है कि एक कंपनी कितना कर्ज अपने शेयर होल्डर्स के लिए इक्विटी के साथ कंपेयर करता है, मतलब वहां पे कितना पैसा हमसे दिया, हमारे ही प्रॉफिट से दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है पीबी रेशो। पीबी रेशो ये दर्शाता है कि एक कंपनी की वर्तमान कीमत उसके बुक वैल्यू से कितने ज्यादा है। मतलब कभी कभी जब भी कोई शेयर प्राइस अचानक से ऊपर जाती है, तो उनका पीबी रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो कंपनी उस टाइम पे हाई वैल्यूएशन पे मिलती है। क्योंकि उसके फंडामेंटल्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन वो कंपनी काफी ज्यादा महंगी हो जाती है, उसे कहा जाता है पीबी रेशो। और अब लास्ट में आता है इबिटा। इबिटा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड amortization। इबिटा ये दर्शाता है कि एक कंपनी कितना लाभ अपने व्यवसायिक कार्यक्रमों से या फिर आपके प्रोफेशनल जो भी ऑपरेशंस है, उनसे कितना जनरेट कर रही है, ये हमें इबिटा से पता चलता है। अब इबिटा में क्या होता है कि रेवेन्यू जितना है उससे माइनस कॉस्ट हो जाता है, और उससे माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। मतलब अगर इबिटा को समझना है, तो एक कंपनी अपने जितने भी नेट प्रॉफिट कितना जनरेट करती है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही उसे ये कहा जाता है इबिटा।
तो ये हमने समझे हैं आज कि कौन-कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। आई होप यू गाइस कि कुछ ना कुछ तो बेसिक टर्म्स समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी समझती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि मैं भी ऐसे ही करती थी कि हम लोग क्या करते हैं कि अदर जो लोग हैं उनके डायरेक्टली हम ऐसे ही लेते हैं। उन्होंने कहा अगर ये स्टॉक पिक करो, वो स्टॉक पिक करो तो हम लोग वो स्टॉक पिक कर लेते हैं और उसकी वजह से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ पाते। और क्योंकि ये जो छोटे-छोटे टर्म्स होते हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, तो इसकी वजह से ना ही हम उस पे फोकस कर पाते हैं और ना ही सीख पाते हैं। लेकिन अगर आप खुद को ठीक से 1 साल 2 की फाइनेंशियल स्किल्स मुझे डेवलप करने हैं, मुझे समझना है कि एक्चुअल में शेयर मार्केट क्या है, बिज़नेस क्या है, तो आपको ये टर्म्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि किसी भी चैनल पे इस टर्म्स के बारे में डिटेल में नहीं बताया जाता। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। ये आप चाहो तो किसी बुक के ज़रिए पढ़ सकते हो या फिर किसी कोर्सेज़ में आपको पता चलता है। तो इसके लिए दोस्तों बने रहिए इसी चैनल पे, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिनको भी रियल में नॉलेज लेना है। अगर कोई कोई भी अगर चाहता है कि टिप के आधार पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो ऑब्वियसली वो कोई भी अदर चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद को नॉलेज लेना है तो दोस्तों आपको ये पूरा टर्म्स आपको कितना भी कठिन लगे लेकिन समझना पड़ेगा। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बहुत बात ये भी है कि आपको अभी का जो दौर है वो ऐसा है कि एक मार्केट में अपर सर्किट लगा चुका है और अब डाउन सर्किट में आने को है। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप 1 साल इन्वेस्ट करते हैं खुद के फाइनेंशियल स्किल्स पे, तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।